फिल्म की शुरुआत स्विंटन टिल्डा में होती है, जहां एक पुलिसकर्मी केविन एक स्थानीय डाइनर में प्रवेश करता है। यह पता चलता है कि वह अक्सर यहां आता है और सर्वर को पॉप्स कहकर संबोधित करता है। हालांकि डाइनर का माहौल तनावपूर्ण है क्योंकि पॉप्स स्पष्ट रूप से केविन के साथ कोई कारोबार नहीं करना चाहता। इसका कारण यह है कि हाल ही में एक पुलिसकर्मी ने एक युवा काले लड़के को ड्रग्स और हथियार रखने के संदेह में मार डाला था, जबकि लड़के के पास कुछ नहीं था और यह घटना तब और बढ़ गई जब पुलिसकर्मी को बिना सजा दिए छोड़ दिया गया। पॉप्स केविन को शराब देते हैं, लेकिन कहते हैं कि पुलिसकर्मी फिलहाल इस प्रतिष्ठान में स्वागत योग्य नहीं है। इसके बाद अधिकारी केविन अपनी रात की गश्त के लिए स्विंटन की सड़कों पर लौटते हैं। कुछ समय बाद वह एक हरे रंग की वैन को बिना नंबर प्लेट के देखता है और सायरन बजाता है, जिससे वैन को रुकने का संकेत मिलता है। केविन स्थिति को अपने रेडियो के माध्यम से कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करता है, फिर अपनी डैश कैम और बॉडी कैम को चालू करता है और वैन की तरफ बढ़ता है, जो अब सड़क के किनारे रुक चुकी है। भारी बारिश हो रही है और केविन को वैन की खिड़कियों से कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वह डैशबोर्ड पर खून से सना हुआ रूमाल देखता है। कुछ गड़बड़ का एहसास होते ही वह तुरंत ड्राइवर से वाहन से बाहर आने का आदेश देता है। यह पता चलता है कि ड्राइवर एक काली महिला है जो धीरे धीरे अपनी वैन से उतरती है। वह बेहद गंदी दिखती है और उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी चमक होती है। केविन कुछ कदम पीछे हटता है और अपनी बंदूक निकालता है। इसके बाद दृश्य अचानक उसकी बॉडी कैम से पीओवी शॉट में बदल जाता है, जहां पुलिस अधिकारी को किसी चीज द्वारा जोर से हवा में खींच लिया जाता है, फिर फुटेज रुक जाती है। हम फिर 12 घंटे पहले के समय में कट करते हैं, जब काली पुलिस अधिकारी रेनी लोमिटो स्मिथ अपने घर की खिड़की के पास बैठी होती है। उनके चेहरे पर गहरी उदासी का एहसास होता है और वह मानसिक रूप से संघर्ष करती हुई दिखती है। यह पता चलता है कि लगभग 9 महीने पहले अधिकारी रेनी ने एक दुर्घटना में अपने बेटे को खो दिया था। इसके कुछ सप्ताह बाद उन्होंने ड्यूटी के दौरान एक नागरिक को मारा था, जिसके कारण उनके विभाग ने उन्हें 8 महीने के लिए निलंबित कर दिया था, जो आज समाप्त हो रहा था। बाद में वह पुलिस अधीक्षक से मिलती हैं, जो उनके मानसिक स्थिति की जांच के लिए एक साक्षात्कार आयोजित करते हैं। वह उसे आश्वस्त करती हैं कि अब उसने अपने बेटे की मौत को पार कर लिया है। अधीक्षक फिर उनसे कुछ और सामान्य सवाल पूछते हैं और उन्हें ड्यूटी पर लौटने की अनुमति देते हैं। इसके बाद वॉच कमांडर सार्जेंट कैस्पर रेनी को अपनी टीम में स्वागत करते हैं और उसे नव प्रशिक्षित अधिकारी डैनी होल्ट के साथ जोड़ा जाता है, जो स्विंटन पुलिस बल में सिर्फ कुछ महीनों से हैं। सभी को खुशी होती है कि रेनी वापस आ गई हैं, लेकिन उन्हें रात की गश्त पर एक नौसिखिए साथी के साथ जाने में खुशी नहीं होती। फिर भी वह डैनी को अपनी निगरानी में लेने का फैसला करती हैं और दोनों अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ते हैं। वे एक स्थानीय मोहल्ले से गुजरते हुए एक छोटे बच्चे को सड़क के बीच अकेले खेलते हुए पाते हैं। रेनी को यह थोड़ा अजीब लगता है कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा रात को अकेला बाहर है, इसलिए वह अपनी कार रोकती हैं और अपनी बॉडी कैम को चालू करती हैं, फिर बच्चे से पूछने जाती हैं कि क्या वह ठीक है। जैसे ही दोनों पुलिस अधिकारी बच्चे से पूछते हैं, कई लोग एक पास के घर से बाहर दौड़ते हैं। एक युवा काले बच्चे डेमार्को की हाल ही में हुई हत्या ने पुलिस और स्थानीय समुदाय के बीच संबंधों को खराब कर दिया है। नागरिक नहीं चाहते कि पुलिस उनके मोहल्ले में हो, विशेष रूप से उनके बच्चों के पास। इस प्रकार रेनी और डैनी को बिना किसी कारण के लोगों से गाली गलौज सुननी पड़ती है। सौभाग्य से रेनी उन्हें शांत कर देती हैं, यह कहते हुए कि वह सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि बच्चा ठीक है। दोनों अधिकारी फिर शांति से अपनी गश्त की कार में लौटते हैं। जैसे ही वे कार में सुरक्षित बैठते हैं, डैनी उसकी कड़ी स्थिति को संभालने की क्षमता की सराहना करता है, लेकिन रेनी, जिन्होंने हाल ही में अपना बेटा खो दिया था, समझती हैं कि हर कोई अब क्यों तनाव में है। कुछ समय बाद दोनों को पुलिस मुख्यालय से उनके रेडियो के माध्यम से संपर्क किया जाता है, जो बताता है कि अधिकारी केविन गैनी आपातकालीन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मुख्यालय अब चाहता है कि वे उसकी वर्तमान स्थिति की जांच करें। वे जल्द ही दिए गए निर्देशांक पर पहुंचते हैं, जो कि बहुत दूर नहीं है। वे सिर्फ कुछ ब्लॉक आगे जाते हैं और केविन की कार सड़क के बीच में देखते हैं। वे अपनी बॉडी कैम चालू करते हैं और कार के पास जाते हैं, लेकिन स्थिति खराब हो जाती है जब रेनी को विंडशील्ड पर खून दिखाई देता है। डैनी को सड़क पर खून और कई दांत दिखाई देते हैं। वे जल्दी से मुख्यालय को बैकअप के लिए रेडियो करते हैं। इस बीच रेनी केविन की लैपटॉप की जांच करती हैं, जिसमें उसके डैश कैम से वीडियो फुटेज स्टोर है। यह फुटेज बेहद झिलमिलाती हुई है, लेकिन रेनी देख सकती हैं कि एक हरी वैन है जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं है। वह देखती हैं कि केविन ड्राइवर से हाथ ऊपर करके वाहन से बाहर आने का अनुरोध कर रहा है। उस क्षण में फुटेज नियमित अंतराल पर धुंधली होने लगती है, लेकिन रेनी देखती हैं कि एक महिला वैन से बाहर आती है और अचानक केविन को कई फीट ऊपर फेंक दिया जाता है। अधिकारी बुरी तरह से अपनी कार के हुड पर गिरते हैं। कुछ सेकंड बाद इसने शायद उसके दांतों को सड़क पर गिरा दिया होगा। वीडियो फिर अचानक खत्म हो जाता है और रेनी यह नहीं देख पाती कि केविन पर हमला किसने किया। इसके बाद वह और डैनी अपने आसपास के इलाके की जांच करते हैं कि कहीं कोई सुराग मिल सके। वे पास की एक धातु की गेट पर पुलिस यूनिफॉर्म के फटे हुए टुकड़े देखते हैं और उस दिशा में बढ़ते हैं। वे जल्द ही एक दिल दहला देने वाली दृश्य के सामने आते हैं, जहां केविन का खून से सना हुआ शरीर एक धातु की बाड़ पर लटका हुआ होता है।
कुछ समय बाद आपातकालीन मेडिकल टीम और अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। सार्जेंट कैस्पर आईटी विशेषज्ञ डिटेक्टिव सुसन के साथ होते हैं, जो स्विंटन पुलिस विभाग में काम करती हैं। रेनी उन्हें बताती है कि उसने केविन की डैशकैम फुटेज में बिना नंबर प्लेट वाली हरी वैन देखी थी, लेकिन डिटेक्टिव सुसन जवाब देती है कि ना तो केविन की डैशकैम और ना ही बॉडी कैम उस समय काम कर रहे थे जब उसका हमला हुआ था। उनके पास इस क्षेत्र में हरी वैन के होने का कोई प्रमाण नहीं है और बिना ठोस सबूत के रेनी के आरोपों को सार्जेंट द्वारा नकारा कर दिया जाता है। जबकि पुलिस मुख्यालय इस क्रूर हत्या की प्राथमिक रिपोर्ट एकत्र करता है, रेनी और डैनी को रात के लिए जल्दी छुट्टी मिल जाती है। वे एक स्थानीय बार में जाते हैं जहां रेनी बताती हैं कि केविन उनके मेंटर और पूर्व गश्ती साथी थे। वह अपने बेटे की मृत्यु के बारे में भी खुलकर बताती हैं, जो उनके पड़ोसी के स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया था। उस रात रेनी को एक भयानक सपना आता है जिसमें वह हरी वैन की महिला की झलक देखती हैं, जो अस्पताल के स्क्रब पहने हुए थी और उसके पैंट पर क्रॉस का निशान था। रेनी डिस्टर्ब होकर जाग जाती हैं और खुद को शांत करने के लिए अपने बेटे के जन्म के दिन के वीडियो देखने का फैसला करती हैं। वह अचानक महसूस करती हैं कि उनका बेटा उसी अस्पताल में पैदा हुआ था जिसमें वही क्रॉस का निशान था। आगे की जांच में रेनी उस अस्पताल के स्टाफ लिस्ट में वही महिला देखती हैं जिसका नाम तनिषा ब्राउन है और वह पेशेवर रूप से नर्स है। हालांकि वह पिछले 6 महीनों से अस्पताल में रिपोर्ट नहीं हो रही है। अगली रात रेनी फिर से डैनी के साथ सड़कों पर होती हैं और इस मामले की गहराई से जांच करने का निर्णय लेती हैं। दोनों जल्द ही टेश के घर पहुंचते हैं और अपनी बॉडी कैम को बंद कर देते हैं, फिर अंदर जाते हैं। कमरे की जांच करते हुए वे तनिषा और उसके बेटे की एक तस्वीर पाते हैं। वे घर की और जांच करते हैं, जो बेहद खराब हालत में होता है। जगह इतनी तंग और कॉकरोचों से भरी हुई है कि डैनी जल्दी से बाहर ताजगी लेने के लिए चला जाता है। रेनी बिना किसी सुराग के चारों ओर देखती रहती है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलने वाली होती हैं, उन्हें ऐसा क्रीपी एहसास होता है जैसे कोई अज्ञात शक्ति उन पर नजर रख रही हो। हालांकि किसी ठोस सुराग का पता नहीं चलता, रेनी तनिषा के जीवन में और गहराई से खुदाई करती है। अधिकारी यह पता लगाती हैं कि तनिषा के बेटे डेमार्को ब्राउन को करीब 6 महीने पहले एक गैंग शूटआउट में मारा गया था। इस बीच जब तनिषा एक किराने की दुकान में शॉपिंग कर रही होती है, 2 आदमी उसे परेशान करते हैं। इनमें से एक ठग अपना मोबाइल फोन निकालता है और उसकी अनुमति के बिना उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। संयोगवश गश्त पर ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी रॉबर्ट्स और बियर एक हरी वैन को बिना नंबर प्लेट के दुकान के बाहर खड़ी देखते हैं। यह वही वैन है जिसे केविन की हत्या के दिन देखा गया था। दोनों अधिकारी मुख्यालय को रेडियो करते हैं और तत्काल बैकअप की मांग करते हैं। यह कॉल फिर रेनी और डैनी तक पहुंचती है, जो कुछ ब्लॉक दूर होते हैं। इस बीच बियर और रॉबर्ट्स दुकान में घुसते हैं और दोनों पुरुषों से आक्रामक तरीके से सवाल करते हैं। वे अपनी बंदूकें भी निकालते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती साबित होती है। एक ठग बियर को गोली मार देता है और तनिषा को बंधक बना लेता है। वह महिला को मारने की धमकी देता है, लेकिन अचानक एक अंधेरे अस्तित्व का प्रकट होना होता है, जो ठग को ऊपर उठाकर महिला को छोड़ देता है। अपराधी इतना डर जाता है कि वह बेतहाशा गोलियां चलाने लगता है और सभी को मार डालता है, जिनमें दुकान का क्लर्क और उसका साथी भी शामिल होते हैं। इस हंगामे के दौरान तनिषा दुकान के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है। अब रॉबर्ट्स दुकान के अंदर जीवित एकमात्र व्यक्ति होता है और वह गोलीबारी करने वाले क्षेत्र की जांच करता है। उसकी हैरानी की बात यह है कि अपराधी का शव उसके सामने गिरता है। रॉबर्ट्स प्रतिक्रिया करने से पहले अस्तित्व उसे पकड़ता है और उसके चेहरे पर एक प्लास्टिक बैग डाल देता है, जिससे वह उसे घुटन से मारने लगता है। अधिकारी किसी तरह बच निकलने में सफल होते हैं और अस्तित्व से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही वह भी मारा जाता है। कुछ समय बाद रेनी और डैनी स्टोर पहुंचते हैं, लेकिन वहां हर कोई मरा हुआ होता है। वह फिर सुरक्षा कैमरा रिकॉर्डिंग्स देखती हैं, लेकिन वे अत्यधिक झटकेदार और धुंधली होती हैं। शुक्र है कि उसे एक ठग का फोन मिल जाता है, जिसे वह अपने पास रख लेती है। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद रेनी फॉरेंसिक विभाग में जाती है ताकि शिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मेडिकल परीक्षक बताता है कि सभी शिकारियों के दांत निकाले गए हैं। रेनी परीक्षक से कहती है कि वह शवों के साथ अकेले 5 मिनट बिताना चाहती है। वह सहमत हो जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि वह कुछ भी चोरी नहीं कर सकती या शवों को छेड़छाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे यहां होना नहीं चाहिए। जब वह अकेली होती है तो रेनी उस फोन को निकालती है जिसे उसने स्टोर में पाया था। वह इसे एक ठग की अंगूठी की छाप से अनलॉक करती है और लॉक स्क्रीन विकल्प को स्थायी रूप से हटा देती है। उस शाम घर लौटने के बाद रेनी फोन से वीडियो देखती है। वह तनिषा और उसके बंधक बनाए जाने वाले आदमी के पीछे एक अजीब शक्ति देखती है। इसी बीच उसे हरी वैन के बारे में एक सुराग मिलता है। यह पता चलता है कि वैन को केविन की हत्या से कुछ समय पहले एक स्थानीय चर्च से चुराया गया था। अगले दिन वह चर्च जाती है और पादरी से सवाल करती है। वह बताता है कि वैन कभी चोरी नहीं हुई थी, बल्कि उसे तनिषा को उधार दिया गया था। यह पता चलता है कि उसका बेटा डेमार्को चर्च के कई युवा कार्यक्रमों में भाग लेता था। वह शायद बहरा था, लेकिन फिर भी कई सामाजिक कार्यक्रमों में स्वयंसेवक था। पादरी अधिकारी को तनिषा का संभावित स्थान भी बताता है।
कुछ समय बाद रेनी उस पते पर पहुंचती है जो एक जर्जर घर लगता है जो नशेड़ी लोगों से भरा हुआ है। वह अंदर जाती है और डेमार्को की कई तस्वीरों और कुछ चित्रों के साथ साथ एक अलमारी में कुछ पाती है। उस अलमारी में एक फाइल है जिसमें अधिकारियों के केविन, रॉबर्ट्स, डैनी और डिप्टी सार्जेंट पेंडा की तस्वीरें हैं। मृत पुलिसकर्मियों की तस्वीरों पर एक लाल क्रॉस खींचा गया है। यह साबित करता है कि हाल की हत्याएं वास्तव में योजनाबद्ध थीं, न कि साधारण यादृच्छिक घटनाएं। अचानक रेनी एक सीसीटीवी कैमरा देखती है जो अलमारी के ऊपर उसकी निगरानी कर रहा लगता है। वह जल्दी से बाहर जाती है और सार्जेंट कैस्पर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। फिर वह डैनी को कॉल करती है और बताती है कि उसे उससे आमने सामने बात करनी है। वह मिलने के लिए सहमति देता है और उसे 1 घंटे में अपने घर आने के लिए कहता है। बाद में जब रेनी डैनी के घर पहुंचती है तो उसे सामने का दरवाजा खुला मिलता है। वह घर में प्रवेश करती है और उसे ढूंढती है और अपने पूरे डर के साथ बाथरूम में एक नोट पाती है जिसमें लिखा होता है, मैं माफी चाहता हूं। डैनी ने कुछ कारणों से अप्रत्याशित रूप से आत्महत्या कर ली है और उसका निस्तेज शरीर बाथटब में पड़ा होता है। जब गहरी दुखी रेनी इस स्थिति को समझने की कोशिश करती है तो उसे सिंक पर एक फ्लैश ड्राइव मिलती है। जब वह वापस गश्ती कार में पहुंचती है तो वह फ्लैश ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाती है। इसमें डैनी की बॉडी कैम से फुटेज होता है जिसमें वह खुद, अधिकारी केविन रॉबर्ट्स और पेंडा के साथ एक पुलिस गश्त पर होते हैं। फुटेज में दिखाया जाता है कि वे एक छोटे लड़के से चिल्लाते हैं जो वहां से जा रहा लगता है। एक दुखद मोड़ में डिप्टी सार्जेंट पेंडा उस लड़के को गोली मार देता है क्योंकि वह आदेशों का पालन नहीं करता। अन्य अधिकारी जल्दी से लड़के को पकड़ लेते हैं और पेंडा उसके बैकपैक में चीजें तलाशने लगता है। फिर उसे एहसास होता है कि वह लड़का बहरा था और वह कोई और नहीं बल्कि तनिषा का बेटा डेमार्को था। इसके बाद डैनी उस बच्चे की मदद करने की कोशिश करता है और यह बताता है कि उसके दांत गिर गए हैं, लेकिन पेंडा गुस्से में उसे घेरता है और बताता है कि स्थिति कितनी खराब है और उन्हें इसके गंभीर परिणामों का सामना करना होगा। फिर वह लड़के को क्रूरता से घुटन से मार डालता है। इस घटना के बाद एक भावनात्मक रूप से डगमगाई रेनी सार्जेंट कैस्पर को कॉल करती है और एक मुलाकात का आयोजन करती है। वह बाद में उसे एक गोदाम में मिलती है और बताती है कि उन 4 अधिकारियों ने डेमार्को के साथ क्या किया। हालांकि यह स्पष्ट है कि कैस्पर पहले से ही इसके बारे में जानता है। वह रेनी पर अपनी बंदूक तानता है और कहता है कि इस मामले को दबाए रखना सबसे अच्छा है। वह उसे इमारत में प्रवेश करने के लिए मजबूर करता है जबकि पेंडा भी वहां पहुंचता है। अंदर डिप्टी सार्जेंट रेनी से फुटेज देने की मांग करता है। जब वह मना कर देती है तो वह क्रूरता से उसे पेट में गोली मार देता है। इस नाटकीय क्षण में तनिषा अचानक आती है और पुलिसकर्मियों से अपने बेटे को मारने के लिए सामना करती है। वह अधिकारियों को एक खौफनाक चेतावनी देती है, कहती है कि डेमार्को उन्हें याद करता है। तब यह खुलासा होता है कि वह अंधेरा अस्तित्व जो लगातार हत्या कर रहा है डेमार्को की प्रतिशोधी आत्मा है। वह हवा से प्रकट होती है और सार्जेंट कैस्पर को पीटती है, उसके दांत निकाल देती है। इस बीच रेनी और तनिषा दूसरे हिस्से में भाग जाती हैं। कुछ समय बाद पेंडा उन्हें ढूंढने आता है, लेकिन रेनी उसे दाहिने हाथ में गोली मार देती है। डेमार्को की आत्मा फिर घायल अधिकारी पर हमला करती है और उसे क्रूरता से मार डालती है। रेनी को लगता है कि अब वह अगली बारी है, लेकिन तनिषा उसे भरोसा दिलाती है कि डेमार्को उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस घटना के बाद आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंचती हैं और रेनी और तनिषा को अस्पताल में भर्ती कराती हैं। महिलाएं अपने बेटों को साथ देखती हैं जो शांति पाकर अब आगे बढ़ सकते हैं। वे अब स्वर्ग में एक साथ PS5 प्रो खेलेंगे, अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। समाचार जल्दी ही स्विंटन पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और कैस्पर के बारे में कवर करते हैं, जो हमले से बचने के बाद दोषी पाया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है।